तो ये रियल स्टोरी है? हाँ, ये रियल स्टोरी है। अच्छा, डार्क साइकोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है? साइकोलॉजी का कोई ऑफिशियल ब्रांच नहीं है डार्क साइकोलॉजी। अच्छा, नॉर्मल साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, वो बात कैसे करता है या उसकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी जहाँ आती है वहाँ चीज़ें थोड़ी उलट हो जाती हैं। वहाँ पे जब हम किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसे अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं, वहाँ से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। डार्क साइकोलॉजी मोटा मोटी बेसिकली ये है कि आप मैनिपुलेट करते हो एक तरीके से लोगों को। मैनिपुलेशन। या गांव के लोगों के पास कोई एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं था उस आदमी का। सब लोग बस कहते थे कि उन्होंने देखा है, बट इन रियलिटी किसी के पास एग्जैक्ट डेफिनेशन कि भाई वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, छोटा वही- और गांव से वालों से भी वो कम ही मिलता होगा फिर तो। जैसे अभी आपने बोला उस दिन के बाद से वो दिखा नहीं है, ठीक है। हो सकता है उस एंटिटी की इंटेंशन गलत ना हो, बट वो बच्चा उसको देख के घबरा के मर गया है ना, खत्म हो गया उसी टाइम पे। तो मे बी उसको खुद से बुरा फील हुआ हो और वो खुद से दूर हो गई उस गाँव से ही। ऐसी आत्माएं हैं या एंटिटीज़ हैं जो जिनकी अधूरी ख्वाहिशें रह गई। मेरे शहर के पास में एक जगह थी, वहाँ पे एक आंटी है, वो बहुत स्वीट, लेकिन द ओनली थिंग वाज दैट कि उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती रहती थी। आपको तो पता है बुजुर्ग लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ होती, उनके पास तो प्रूफ भी होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये ना धुनती है। तो हमारा मानना ये हाँ, जितना आप इन चीज़ों से दूर रहो तो उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। भुवन बाम का एक डायलॉग है, बचपन में भूत से और बुढ़ापे में यमदूत से दूर रहना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। जैसा कि आपको पता है, हमारे शो पे रियल पर्सनालिटीज रियल स्टोरीज के साथ आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, आप लोग ऑलरेडी हमारे चैनल पे देख रहे हो, व्यूज़ ला रहे हो, लाइक्स कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अच्छा रिस्पॉन्स है, फेसबुक पे अच्छा रिस्पॉन्स है, यूट्यूब पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो पर हम ये भी चेक करते हैं कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं। तो यार अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, 2 मिनट लगता है सब्सक्राइब बटन दबाने में, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू ना डार्क साइकोलॉजी को समझाते हैं, और हमारा तो हॉरर न्यूज़ चल ही रहा है जैसा कि आप सबको पता है। तो प्लीज़ वेलकम अव्यक्त AKA प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू सो मच। भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया, कृपा है लोगों की। अभी तो व्यूवर्स की कृपा चल रही है फिलहाल तो, ठीक है। तो प्रदीप भाई, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को आपका जो आप हमसे बेहतर दे पाएंगे ऑब्वियसली। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ अव्यक्त प्रदीप एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। ओके, तो प्रदीप भाई, सबसे पहले तो आपकी ये स्टोरी टेलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि मुझे स्टोरी टेलिंग करना चाहिए? बचपन से ही हम कहानियाँ सुन सुन के बड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है स्टोरीज़ किसी चीज़ को याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है, और सबसे ज़्यादा इजी भी होता है। शायद इसीलिए हमें मूवीज़ की स्टोरीज़ इतना इजीली याद हो जाती हैं। हम एक बार देखते हैं और पूरी की पूरी स्टोरी अपने दोस्त को सुना देते हैं, और एक साथ 2 लोग एंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो सच है। तो अब स्टोरी टेलिंग में भी तो अलग अलग जॉनर होता है, आपने लेकिन डार्क साइकोलॉजी को ही क्यों चूज़ करा? हाँ, क्योंकि मैं इंसान की डेप्थ को समझना चाहता हूँ। हमेशा से साइकोलॉजी के प्रति मेरा रुझान रहा है। तो मैं सोचता हूँ इंसान कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, कैसे बातें करता है, उसके हिडन इंटेंशन क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे फैसिनेट करती रही हैं। ओके। और इसी वजह से मैं इस चीज़ में खुद को मानता हूँ कि मैं फॉलो कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ या समझा भी सकता हूँ। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताइएगा कि डार्क साइकोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है? तो आपने डार्क साइकोलॉजी के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन इन रियलिटी साइकोलॉजी का कोई ऑफिशियल ब्रांच नहीं है डार्क साइकोलॉजी। अच्छा। डार्क साइकोलॉजी इज़ अ टर्म जिसमें नॉर्मल साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, वो बात कैसे करता है या उसकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी जहाँ आती है वहाँ चीज़ें थोड़ी उलट हो जाती हैं। वहाँ पे जब हम किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उसे अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं, वहाँ से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं रोज़। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी अच्छा। आप खुद भी इस चीज़ के चपेट में आए होंगे। अच्छा। आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, आपने कभी कोई ऐसा काम किया होगा जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने कर दिया, तो उसके पीछे वो चीज़ हो सकती है। जैसे आपने कहा कि हम डेली लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, कोई आप मतलब एग्जांपल देके बता सकते हैं, क्योंकि व्यूअर्स को समझने के लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हमसे कोई काम करवाया जाता है तो हमें किसी चीज़ का डर बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे दोस्त। या एक बड़ा क्यूट सा एग्जांपल मैं दूंगा कि जब हमारा कोई दोस्त हमसे कोई फेवर मांगता है और हम जब कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा,
और बोलता है यार भाई नहीं है क्या, ये भी एक तरीके की डार्क साइकोलॉजी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि उसने हमें एक डर दिखाया कि नहीं, एक रिलेशन है जो टूट सकता है अगर मैंने वो चीज़ नहीं की। वैसे ही जब ये एक बड़े लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे कैसे? बड़े लेवल पे जैसे हम देखें जो मजिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये सब हमें ऐसी चीज़ें सुनाते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम वो समझते हैं, हमें लगता है कि ये जो इंसान है ये हमारे फेवर में है। और जब हमें ये महसूस हो जाता है, ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ें करने लगते हैं जो वो चाहता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो डार्क साइकोलॉजी मोटा मोटी बेसिकली ये है कि आप मैनिपुलेट करते हो एक तरीके से मैनिपुलेशन, या जहाँ पे, और उसके फियर पे बेसिकली, ना कि आप सिर्फ इमोशंस पे। लाइक नॉर्मल लाइक साइकोलॉजी में अगर हम देखें, बेसिकली यही होता है कि इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ठीक है, जेस्चर्स होते हैं, रिलेशनशिप का हमें होता है ऑब्वियसली, जैसा आपने बताया। बट डार्क साइकोलॉजी में जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग उनका फियर पे ईट करते हैं, मतलब उनके जो फियर है उस पर ही वार करेंगे कि यार ये मैं करूँगा तो मुझे पता है ये जाने वाला है नहीं। हाँ, जब डार्क साइकोलॉजी की ऐसी बातें चल रही हैं तो कोई ऐसी स्टोरी है, या क्योंकि मैंने आपके काफ़ी पेजेस देखे हैं, आपकी वीडियोस देखी हैं, उसमें आप स्टोरी टेल करते हो, अलग अलग वर्ड्स को, टर्म्स को समझाते हो, तो ऐसे कुछ टर्म्स या स्टोरी हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक जूनियर था। ठीक है। अब आपको तो पता है टीनेज में इंसान कितना ज़्यादा क्यूरियस होता है ना, रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों को लेकर। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक ऐसी लड़की को अप्रोच किया जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन आई डोंट नो हाउ वो लड़की मान गई एंड दे केम इनटू रिलेशनशिप। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने नोटिस किया कि जो मेरा दोस्त है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, मतलब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं था कि वो किसी के कंट्रोल में आ चुका है। अच्छा, जैसे? अब कंट्रोल ऐसा हुआ कि पहले वो बड़ा खुश हुआ करता था, बड़ा एक्साइटेड हुआ करता था, लेकिन सडनली वो चुप चुप सा रहने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ये चीज़ कही है या किसी ने उसे ये चीज़ मनवा ली है कि ये चीज़ सही नहीं है। हम देखते हैं जब हम यंग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेयरिंग होते हैं, बात करने में, हंसने में, ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं। लेकिन जब हमें हमारे मम्मी पापा ये बोलते हैं यार ज़्यादा हंसा मत कर है ना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको कॉन्शियस फील कराती है। वैसे ही मैंने नोटिस किया कि वो जो लड़की है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रही है जो उसका बिहेवियरल पैटर्न चेंज कर रहा है। ओके। हाँ, तो जब वो रिलेशनशिप में आए तो स्लोली स्लोली मैं नोटिस करता हूँ कि वो अब मिलना तो कम हो गया। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है जो बेसिक चीज़ होती है। हम लड़कों का सबसे बड़ा फियर है जब अपना दोस्त रिलेशनशिप में आता है तो अब वो हमसे कहाँ बात करेगा। तो वैसे ही वो चीज़ हुई, लेकिन वी वर हैप्पी कि हमारा दोस्त, चलो उसकी लाइफ में कोई है, बट इन रियलिटी वो वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। स्लोली स्लोली मैंने नोटिस किया एक और चीज़ कि वो अपने ही घर से पैसे चुराने लगा ताकि वो उसे खुश कर पाए, उसके खर्चे पूरे करने के और लिए। उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके नीड्स पूरी हो रही थी। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे लेटर ऑन हम आगे बढ़ते हैं तो और भी ऐसी चीज़ें सामने आई जिस वजह से एक वक्त ऐसा आया जब उसका नाम था रोहन। रोहन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, लेकिन जो हम लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि नहीं यार ये इस लड़के ने एक ऐसी लड़की के साथ ये है जो शायद हमारा डिज़ायर हो सकती है। ओके। लेकिन ब्यूटी के पीछे क्या है वो कोई नहीं जान सकता। सही बात है, इंसान दिख कैसा रहा है, हो कैसा अंदर से, किसको पता है। वही। तो आगे चल के ये हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जब रोहन ने खुद की लाइफ टेक डाउन करने की कोशिश करी। अच्छा। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। तो मेरी जब उससे बात हुई, मैंने उसे समझाया कि यार एक काम करो, जस्ट एंड दिस, ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जब मैंने उसे बोला कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो लड़की है शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, एंड लाइफ इज़ वेरी बिग। अभी हम बहुत यंग हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत करियर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो तरह तरह के लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप अलग अलग चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। और अगर आप एक जगह फिक्सेट हो गए अभी से, तो हो सकता है आपका जो एटमॉस्फेयर है वो श्रिंक हो जाए। और वही चीज़ मैंने महसूस करी उसके साथ हुई। उसके लिए वो लड़की उसकी पूरी दुनिया हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है, ना वो खुद के बारे में सोच पा रहा है, ना अपने घर वालों के बारे में सोच पा रहा है। वो उसमें फंस के रह गया एक तरह से। देख, वही इसी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लग गई, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। लेकिन वो ये चीज़
मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो उसने अपने सिनेरियोज तो बताए होंगे ना कि मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, वो ये बोल रही है, या आप लोगों को ऐसा फील होता होगा? हाँ हाँ, कुछ ऐसा बिल्कुल, बता बिल्कुल। सकते हो आप? बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि एक वर्ड आपने बड़ा कॉमनली अभी सुना होगा, जिसे हम गैस लाइटिंग बोलते हैं। हाँ हाँ, गैस लाइटिंग बेसिकली हो गया सामने वाले को इतना छेड़ना चालू कर दो कि मतलब कि नहीं नहीं हाँ ऐसा नहीं है, हाँ, उसे टिकल करते रहना, टिकल करते रहो। एग्जैक्टली। और यही चीज़ तो वो जो भी सोचता, जब भी वो उससे शेयर करता, तो उसे ये फील कराती कि नहीं यार, तुझ में इतना पोटेंशियल नहीं है कि तू वो चीज़ कर कहीं ना कहीं सकता है। डिमोटिवेट भी कर रही थी उसको। वही वही, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अगर ये बोल रही तो गलत नहीं बोल रही होगी। हाँ, ये बोल रही तो सही बोल रही होगी, एग्जैक्टली। बढ़िया मुझसे। और यही पैटर्न हमने बहुत ज़्यादा देखा है। अभी भी आपने भी खुद ने भी नोटिस किया होगा, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ हुई हो, हम सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। और यही पैटर्न समझने के लिए हमने डिस्कशन किया, और उसने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जब वो मैनिपुलेशन करती थी, कई बार वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाता था। एक दिन तो उसने बोला कि मैं, आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। अच्छा। तभी उस लड़की ने बोला कि कैन यू डाई फॉर मी। अच्छा। और यही वो पॉइंट था जब उसने suicide करने की कोशिश करी। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन कोइंसिडेंटली उसी के पापा ने उसे देख लिया हम्म। और वो रोक दिया गया। बच गया वो एक तरह से। बच गया, अगर पापा नहीं देखते तो शायद वो आज नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स, हमारे पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ, या ये जो लव वाले रिलेशनशिप्स होते हैं, सभी टाइप के रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं आपने और हमने भी ये चीज़ यूज़ करी है। टॉक्सिसिटी से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, रादर देन कि हाँ चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें इजीली मिल जाती हैं लोग उस पर उतना वो नहीं करते फिर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान उस इंसान को बड़ा पसंद करता है जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है, ऑब्वियसली। और मोस्टली लोग इन्फीरियर होते हैं, और वहीं से ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है। तो और मेरे को ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं जब बात रिश्तों की होती है, रिलेशनशिप की होती है, किसी भी ऐसी चीज़ की होती है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को इन्फीरियर कर देते हो इन ऑर्डर टू सामने वाले को। लोग बेसिकली ये होता है कि आप और लोगों को ये दिखा पाओ कि मैं जिस चीज़ के, जो चीज़ मेरे पास है वो सुपीरियर है, मुझसे भी सुपीरियर है, आप लोगों से सुपीरियर है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर कर देते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे डार्क साइकोलॉजी की हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ, आपने कुछ स्टोरीज भी शेयर करी थी कि एक कोई सिनेरियो आपने डाला था, लाइक फोटोग्राफ है, वो देखते हैं 8 लोग बैठे होते हैं, वो किसी मूवी का सीन था, मूवी की स्टोरी थी या कैसे? हाँ, वो तो एक मूवी का सीन था। मूवी का सीन नहीं था एक्चुअली, एक मूवी आई थी 2013 में, कोहेरेंस करके। अच्छा। तो कोहेरेंस मूवी जो है वो एक साई-फाई थ्रिलर है। ओके। उसमें आप जब देखते हैं कि 8 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, अच्छा। एक घर में एक पार्टी है, सब लोग बिल्कुल रेडी हैं, मस्त आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लड़के लड़कियां सब बैठे हैं, बातें हो रही हैं। अचानक से लाइट चली जाती है। जब लाइट जाती है तो उनके वो बाहर जाके चेक करते हैं, वो देखते हैं दूर दूर तक कहीं लाइट नहीं चल रही, लेकिन सिर्फ सामने एक घर है जहाँ पे लाइट चालू है। ओके। तो वो चीज़ उन्हें क्यूरियस करती है, एग्जैक्टली वही क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है कि यार ये हमने नहीं देखा था, हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या उनके है। यहाँ पे लाइट कैसे चल रही है, सब वही, जगह वही। गई है लाइट। एग्जैक्टली। तो जब वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ जाएंगे, चेक करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर पहले तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जब वो एंटर किए दोनों लोग, तो उन्होंने देखा कि अंदर वही 8 लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ बैठे हुए थे। मतलब वो अपने आप को ही देखते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, अब ये जो फिनोमेना है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अगर आप क्वांटम फिज़िक्स और इनके बारे में समझते हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप श्रोडिंजर की कैट्स थियरी जो है उसको पढ़ें, आपको काफ़ी डीपली उस चीज़ को समझ में आएगा। तो वो उसके ऊपर बेस्ड है, और एक इसका कनेक्शन एक कॉमेट से भी है। ठीक है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, Okay, व्यूवर्स के लिए भी इजी हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है। बिल्कुल। एंड देन कमेंट वाला पार्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बताते हैं कि श्रोडिंजर्स का मानना है कि एक बॉक्स है, मान लो, अब उसमें एक बिल्ली है। ओके। ठीक है। ठीक है। अब आपने बाहर से एक क्या बोलते, एक पॉइजनस गैस छोड़ी अंदर यस, मतलब बाहर से हमने अंदर हाँ, इंसर्ट करी। हाँ। ठीक है। अब आप बाहर खड़े हो, आप देख रहे हो, नाउ यू डोंट नो कि वो जिंदा है या मर गई है। देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, अभी आपने नहीं देखा है, तो पॉसिबिलिटी कि वो जी रही हो, और हो सकता है जब आप उसे देखेंगे ओपन करके उसी टाइम वो मरी हो, तो आपकी वो वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। मतलब
जिस पल मैं उसको देख रहा हूँ कितनी बार होता है कि मैं भी तो देख रहा हूँ और मैंने जस्ट ही खोला वो एग्जैक्टली सो इस तरीके से वो एक कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं इंसान जो देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके तो ये चीज़ और वही, और कॉमेट का ऐसा सीन है, कॉमेट को और इस कॉमेट को और इस थियोरी को दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया। ऐसा बताया कि एक स्पेस इवेंट शायद इस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है। इसी के ऊपर वो फिल्म है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप साईफाई और ऐसी चीज़ें में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच इट। अच्छा, जैसे आपने कॉमेट की बात करी कि कॉमेट की वजह से कॉमेट बेसिकली क्या हुआ, स्टार, एटम, या किस चीज़ के बारे में आप बोलना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ कॉमेट? कॉमेट जो होता है वो एक आइसी ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि हमने मीटियोर्स वगैरह, एक पत्थर जैसा होता है। तो कॉमेट जो होता है वो आइसी होता है और उसमें से गैस निकल रही होती है और उस गैस की वजह से उसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, और ऐसा माना जाता है, जैसे बहुत सारी अलग अलग थियोरीज़ के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि कॉमेट भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो जैसे आप कॉमेट और स्पेस की बात बता रहे हैं, तो क्या आप बिलीव करते हो पैरेलल यूनिवर्स होता है, या समझते हो कि अगर होता होगा ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी कभी कभी, जैसे किस नज़रिए से देखते हो आप उसको? जैसे आप बिलीव करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स होता है या हो सकता है, तो आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने का? हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि डेली लाइफ में जब आप, स्पेशली आपने जो टर्म सुना होगा डेजा वू करके, तो डेजा वू इज़ अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। तो कई बार हमें ऐसा फील, और आपको भी और हमें भी ऐसा फील होता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हुई है तो शायद सिमिलर चीज़ पैरेलल यूनिवर्स में हो रही हो और हमें उस चीज़ का एक ग्लिम्स आया है। ग्लिम्स आया हो। एग्जैक्टली। लेकिन इन रियलिटी हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, और लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ को भी मानते हैं। वी डोंट नो कितनी गैलेक्सीज हाँ, इस संसार में, इस दुनिया में। एस्टिमेटेड 2 ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक शक्ल के 7 चेहरे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबिलिटी तो अनंत है। स्कूल में एक्चुअली मैंने बाइक चलाना बहुत लेट सीखा। ठीक है। मैंने 11th में बाइक चलाना सीखा, तो काफ़ी सारे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता था। हाँ, नहीं बॉयज़ के लिए तो है वही, लेकिन मेरे ही शहर में एक लड़का था जो थोड़ा मेरे जैसा दिखता था। तो स्कूल के टाइम पे वो बाहर घूम रहा था, सर को लगा ये है सर ने पकड़ लिया। वही, सर ने बोला तू बहुत घूम रहा है वैसे करके, मुझे सुना दिया और टिका भी दिए 2-3। प्रदीप भाई कह रहे हैं मुझे तो बाइक चलानी भी नहीं आती। फिर मैंने बोला सॉरी सर, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। अच्छा, जैसे पैरेलल यूनिवर्स की बात हो रही है, डार्क थ्योरीज के बारे में बात हो रही है, डू यू बिलीव इन हॉरर थिंग लाइक घोस्ट होते हैं, ऐसे करते हो बिलीव? घोस्ट होते हैं, एलियंस होते हैं, इन चीज़ें बिलीव है आपका? हाँ मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, हाउ, मतलब कैसे? पर्सनल इंसिडेंट तो मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ऐसे क्लोजली रिलेटेड लोग हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हैं। ठीक है, कोई आप शेयर कर सकते हो? एक मैं मेरे ही गांव की कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो हमारे गांव में एक आदमी हुआ करता था। अब वो आदमी शहर से थोड़ा, मतलब गांव से थोड़ा दूर, आपने देखा होगा गांव में ऐसी कुछ जगहें होती जो जिसकी सतह थोड़ी ऊंची होती है ना, जो थोड़ा पहाड़ी पे हो सकता है, इस टाइप से। तो एक घर था जो बहुत दूर था और लोगों का मानना था कि वहाँ पे जो आदमी रहता है वो उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर है। अच्छा। जब मैंने पूछा कि वो क्या स्पेशल पावर है, तो उन्होंने बताया कि वो आदमी कभी भी किसी के भी घर में जा सकता था। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे? मतलब ऐसे यही तो मिस्ट्री है कि उन्हें नहीं पता कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या उन्होंने कभी देखा कि उसको कभी किसी के घर में जाता? हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो जो आदमी था उसके पास एक स्पेशल पावर थी जो वो किसी के भी घर में जा सकता था। ठीक है। इट डजेंट मैटर कि ताला लगा है, कुछ भी है, वो बस जाता था। अब ये रियल है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, बट एज पर माई चाइल्डहुड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी और आज भी मैं उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानता हूँ। फिर लेटर ऑन जब, और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी उसकी आदत थी जो सुनने में उतनी अजीब नहीं लगेगी, लेकिन जब आप उसे महसूस करेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे भाई साहब, वो जब भी किसी के घर जाता था उसे ना, उसे बाल सहलाना, सिर सहलाना अच्छा लगता था। जिसका वो घर गया है। हाँ, कहीं भी कोई भी, आपने देखा होगा गाँव में लोग बाहर खटिया लगा के सोते थे इस टाइप से, तो उसे जाके सिर ऐसे सहलाना अच्छा लगता था। ओके। और ये चीज़
बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती थी। अगर रात को आप सोए हो और रैंडमली कोई बंदा आता है अरे आपको कोई रियलाइजेशन नहीं है, हल्का टच भी करे तो भी बोले वही वही, और कोई बड़े प्यार से उसे सहला रहा है जैसे माँ सहलाती है। तो लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी इंसान एक यंग लड़का था, उसके बाल को ऐसे सहला रहा है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। लड़के की। हाँ, और जब नींद खुली सो ही वाज सो शॉक्ड कि वो सांस लेना ही भूल गया। ओ भाई साहब। हाँ, उसका खून जम गया, वो वहीं वो उस उसकी ऑन द स्पॉट शॉक, इतना ज़्यादा Heart शॉक attack आ लगा गया उसको एक तरह से। वही एग्जैक्टली हाँ। इतना ज़्यादा शॉक उसे लगा कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया और इंस्टेंटली उसकी डेथ हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे कोई जो उस वहाँ दूर रहता है वो सुपर पावर है, मतलब मे भी कोई एंटिटी हो एक तरह से ह्यूमन रूप में। हाँ हाँ, अब जो उसको जो उसने देखा और उसको एकदम सडनली अटैक आ गया, तो हो सकता है उसने कोई एंटिटी देख ली हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि आपने बोला ना उसे पावर है कि वो किसी भी के पास भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। और रियलिटी में गांव के लोगों के पास कोई एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं था उस आदमी का। सब लोग बस कहते थे कि उन्होंने देखा है, बट इन रियलिटी किसी के पास एग्जैक्ट डेफिनेशन। हाँ कि भाई वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, छोटा। वही और गाँव से वालों से भी वो कम ही मिलता होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल, उसका मिलना गाँव से जुलना कम ही मिलता ही नहीं था। वो आपने देखा होगा दूर दराज एक घर है जहाँ अकेले रहना पसंद, अकेला रहता था। एग्जैक्टली तो वो था, एग्जिस्ट करता भी था, नहीं था, नोबडी नोज। लेकिन क्या होता है ना, आपने देखा होगा हर इंसान को लाइमलाइट में आना पसंद है, अटेंशन लेना पसंद है। तो हर इंसान की अपना एक अलग वर्जन होता है कहानी का। 10 लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान तो बोलेगा कि हाँ मुझे पता है, मैं बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए सबकी अलग अलग डेफिनेशन थी, पर एज पर द स्टोरी उस इंसान ने उसके सर को सहलाया और वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा डर गया और शॉक की वजह से वो इंस्टेंटली ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हुआ तो उस मोमेंट पे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, क्योंकि वो शॉक, वो चिल्लाया नहीं, बस ऐसे ही ऐसा रह गया और वो ख़त्म। अब ये चीज़ मॉर्निंग में उसके घर वालों को पता चली, उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ तब तक। जब मॉर्निंग में उन्हें पता लगा कि ये चीज़ हो गई है, तो सभी का स्पेकुलेशन उसी आदमी के ऊपर गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो ख़त्म, अब तो मैं ख़त्म कर दूंगा ऐसे करके। उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। अब रियलिटी में वो नहीं जानते, बस उनको पता था कि ऐसा कोई आदमी है जो करता है। कहीं ना कहीं तो इंसान को अपना गुस्सा निकालना है। वही तो उस दिन सारे गाँव वालों ने डिसाइड किया कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो वो सभी लोग अपने घर से घासलेट, हाँ केरोसिन को घासलेट कहते हैं। हाँ, गाँव में वही चलता है। वही तो चिमनी वगैरह के लिए यूज़ करते चिमनी थे। वगैरह चिमनी हाँ, वगैरह मशाल चिमनी टाइप के लेके आपको- चलते हैं वो कि वही, जला वही, देंगे वही। इसको जहाँ दिख गया। एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा पहले छोटे टिन के डिब्बे के ऊपर जो टायर का वॉल जो होती थी उसको कनेक्ट किया जाता था और अंदर ऑयल डाला जाता था और एक लंबी बत्ती बनाई जाती थी जो उस वॉल के अंदर से बाहर आती थी और उसमें घासलेट होता था मोस्टली। और वही घासलेट लोगों ने निकाला और स्टॉक में भी रहता था क्योंकि चूल्हे जलते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे और इसका खेल ख़त्म कर देंगे। तो दे ऑल डिसाइडेड, दे गैदर्ड, और वो लोग उसके घर तक पहुँचे बिना सोचे समझे। उन्होंने सोच जला दी। बिना सोचे बस आग लगा दी उस घर में। उस घर में था वो आदमी? वो भी उन्हें नहीं पता है। सबसे क्रेजी बात ये है कि वो वेट कर रहे थे आग लगाने के बाद। बाहर आए। हाँ, आग लगाने के बाद वो वेट कर रहे थे कि अंदर से चीखने की आवाज़ आए तो उनके मन को शांति मिले। दिस इज़ कॉल्ड गिल्टी प्लेजर। और हम भी जब मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जब तक कोई ऐसा है ना माइंड बेंडिंग मूव नहीं आता, कुछ सीन नहीं आता, तब तक हमें मज़ा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये भी वैसा ही है। तो उन्होंने आग लगाई और उन्होंने वेट किया कि अंदर से चीखने की आवाज़ आएगी, और लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन फिर भी लोगों ने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, उन्हें लगा हमने मार दिया। हाँ, उन्हें लगा हमने मार दिया। हमने अपनी भड़ास निकाल ली। लेकिन उसके बाद ये जो इंसिडेंट थे ये होना बंद हो गए। अच्छा। अब ये जो इंसिडेंट थे ये होना बंद हो गए, जिस वजह से लोगों को लगा कि हाँ वो सही थे। हाँ, बट मैं बताऊँ आपको, आज जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ तो मेरी आंखें हमेशा वही घर ढूंढती है जो शायद एग्जिस्ट करता था, वही। और मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंस फील करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करता हूँ उस इंसान से। मे बी वो वैसा था नहीं जैसा उसे दिखाया गया, और वो किसी को मार थोड़ी ना रहा है,
हाँ मुझे पता है, ये सुनने में लग रहा होगा ये कितना सिंपैथेटिक हो रहा है, बट इन रियलिटी अगर हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हाँ शायद हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें भी ये लगेगा यार कि भाई कौन आ गया अचानक से, या हम मैं भी जैसा कि भाई ने बोला कि मे बी वो कोई एंटिटी हो, कोई डिफरेंट एंटिटी हो, हमसे बिल्कुल अलग हो, जिसे हम देख के डर जाएं। उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बच्चे को मारने की इंटेंशन नहीं थी। जैसा अभी आपने बोला उस दिन के बाद से वो दिखा नहीं है, ठीक है। हो सकता है उस एंटिटी की इंटेंशन गलत ना हो, बट वो बच्चा उसको देख के घबरा के मर गया, है ना, ख़त्म हो गया उसी टाइम पे। तो मे बी उसको खुद से बुरा फील हुआ हो और वो खुद से दूर हो गई उस गाँव से ही, कि यार मेरी वजह से एक बच्चा गुजर गया, है ना। तो कि मेरा इंटेंस ऐसा था नहीं, मेरे को जस्ट उसको प्यार कर रही थी। हो सकता है कि वो किसी की आत्मा हो, एक तरह से देखा जाए किसी लेडी की आत्मा हो सकता है, जैसे काफ़ी सारे हमने देखे हैं कि ऐसी आत्माएं हैं या एंटिटीज़ हैं जो जिनकी अधूरी ख्वाहिशें रह गई। डू यू बिलीव इन आत्मा वगैरह में बिलीव करते हो आप? हाँ एज अ स्टोरी पर्सपेक्टिव से तो हाँ बोलूँगा, लेकिन जब मैं देख लूँगा तो मैं अच्छा लगेगा। ऐसे कभी कोई रिलेटिव में या कहीं आपके उसमें या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कॉलोनी में कहीं पे कुछ ऐसा आपने सुना हो या देखा हो कि भाई कोई है उसके ऊपर मतलब कुछ आ रखा है, कि मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आत्मा है, भूत प्रेत का साया है, ऐसा कुछ आपने देखा हो? या ये भी मेरे शहर के पास में ही एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग ऐसे गेस्ट गए थे खाना ना खाने के लिए, एंड अचानक से रात के 1 से 2 बजे समथिंग, 1-2 के बीच में एक आंटी है, वो बहुत स्वीट, इतनी स्वीट कि मतलब आप जाएंगे, आपको नॉर्मली ऐसा होता है हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, लेकिन वो थी जो जेन्युइनली खुश होती थी। अच्छा। लेकिन द ओनली थिंग वाज दैट कि उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती रहती थी। लाइक वो बैठे बैठे कुछ सोचने लगी है, ध्यान नहीं है बिल्कुल, और कभी कभी उनको ऐसे टच करने पर वो गिर जाती थी क्योंकि वो कॉन्शियस ही नहीं होती थी। ओके, तो मैं भी कोई बीमार हूँ, ऐसा भी हो सकता है कोई बीमारी हो। हाँ हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि हम पहले वो चीज़ सोचते हैं जो नहीं है, और बीमारी के बारे में बाद में सोचते हैं, तो तब भी वही सोचा होगा। तो रात में जब अचानक से लोग बात करने लगे, तो मैं छोटा था उस टाइम पर, जब मैं उठा मैंने जाके चेक किया तो मैंने देखा कि वो बस ऐसे आंखें बड़ी बड़ी कर रखी हैं और देख रही हैं, ऐसे ऊपर देख रही हैं। और अब एज अ किड वो बहुत ज़्यादा डरावना था मेरे लिए। ऑल्सो इट वॉज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे और हमारा जो एक सिंपैथेटिक कनेक्शन होता है सबके साथ, वही चीज़ मैं फील कर पा रहा था कि यार इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं ना कि जो बुरा इंसान है उसी के साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी इतना आसान नहीं है ये चीज़। मोस्टली हम देखते हैं अच्छे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। ये तो है। तो वही रात पे जब मैंने देखा कि वो ऐसे आंखें बिल्कुल ऊपर कर रखा है और ऐसे देख रही हैं और उनको बोल रहे हैं और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं, और उनको 3-4 बार ऐसे जब हम हाथ से ऐसे झंझोड़ देते हैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से किया, और अचानक से वो बहुत तीखा चिल्लाएं। अच्छा। इतना ज़्यादा तेज़ चिल्लाएं कि मैं लिटरली मुझे अपने कान बंद करने पड़े। अच्छा ही। और मैं दौड़ के छुप गया अंदर जाके। हाँ, और मैं अपने भाई के साथ गया। छोटा बच्चा और क्या ही करेगा। वही, और मैं छुप गया। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या देखा, क्योंकि मैं सहम गया था, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल थी एक्सेप्ट करना कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है या हो सकता है। फिर बाद में जब मैंने कुछ बूढ़े लोगों से पूछा, जो बुज़ुर्ग लोग थे, जिन्हें आपको तो पता है बुज़ुर्ग लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ होती, ये तो है। और उनके पास तो प्रूफ भी होते हैं उनके हिसाब से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना धुनती है। अब मैं सोचा धुनती का क्या मतलब है ये, तो बोले धुनती है मतलब कि एक धुन सी चढ़ जाती है इंसान को। हाँ नहीं, धुनती है मतलब किसी कुछ ऐसा होता है। अब वो आप उसको धुन वर्ड ले रहे हैं, जैसे अलग अलग, जैसे यहाँ इतना दूर, इस चीज़ का अलग मतलब हो सकता है। धुनती का मतलब क्या होता है? धुनती मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई अकेला इंसान बैठ के कुछ जैसे वाइब्रेट कर रहा है और ऐसी चीज़ें आपने नोटिस की होगी। जब भी कोई ऐसी अपनी सोच में डूबा भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया कि वो ऊपर देख रही थी, है ना, और जब आपने उनको टच किया या उनका आवाज़ लगाई तो वो काफ़ी देर चिल्लाई। तो इसका साफ साफ जो जाता है ना सिग्नल, वो ये आता है कि कोई एंटिटी है उनके ऊपर। हाँ, और एक और चीज़ होती थी कि वो कभी कभी खुद से बातें करती थी।
ये खुद से बातें करना मतलब बड़बड़ाना तो अलग वही हो बात हो गई ना। पागल तो कोई है नहीं जो बड़बड़ा रहा है। हो सकता है ना वो बड़बड़ा ना रही हो, वो एंटिटी से बात कर रही हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो एंटिटी से बात कर रही है। जैसे अभी भाई ने बोला है कि क्या बोलते हैं, इन्होंने जब जोर जोर आवाज़ मारी और टच किया, आंटी ऊपर ही देख रही थी रात के टाइम, और जब इन्होंने टच किया है ना तो वो बहुत तेज चिल्लाई, इवन आपको अपना कान बंद करने पड़ गए। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई आत्मा का साया है उनके ऊपर। हाँ, और वो जो बात करती थी तो वो जब वो खुद से बात करती थी तो वो लोकल जो मालवी लैंग्वेज है उसमें बात करती थी, जो गांव की लैंग्वेज होती है उसमें बात करती थी। तो हो सकता है जो वो जहाँ से होंगी उनका जो ओरिजिन होगा वहाँ से कोई एंटिटी उनसे कनेक्टेड हो। हाँ, और वो उनसे बात करती हैं। या बचपन से उनके साथ हो, ना पता हो घर वालों को भी। जैसे गांव के लोग इतना नोटिस नहीं करते थे, उसने कहा बच्चा है क्या है ये, है कि नहीं, ऐसा भी तो हो जाता है ना। ये तो अभी हम लोगों को, आप लोगों को, या आज की जो जनरेशन है उनको इतना ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि हम पे क्लिप्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लॉट्स ऑफ थिंग। पहले तो लोग ऐसे ही होते थे कि अरे उसने बताया था फला जगह। पहले तो यही चलता था ना। आज तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि अरे अविक भाई ने अपने स्टोरी पे डाला हुआ है कुछ, या मैंने कुछ डाला है, अरे नहीं उसकी वीडियो में मैंने देखा था, हाँ ऐसा होता होगा। वो कहीं नहीं connect कर लेते हैं। यस यस। आज के टाइम पे तो क्लिक अवे है ना, एक क्लिक दबाओगे तो चीज़ें सामने हाजिर आ बिल्कुल आ जाएंगी। जाती हैं। बस ये चीज़ है। फिर आगे ये चीज़ हुई कि जब मैंने उनसे पूछा कि उनको हुआ क्या, तो बोले कि धुंधी है। अब धुंधी का जो उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये कि हाँ, टू फीलिंग समथिंग विच इज़ नॉट हियर, ये तो वही चीज़। और वो कभी कभी बात भी करती है, और ये चीज़ सुन के मैं और ज़्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि ये चीज़ हमने सिर्फ मूवी में देखी थी, तो ये रियलिटी में होती है। क्योंकि जब भी हम मूवी स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तो ये काल्पनिक है नहीं है, कौन जानता है। पर ये सुनी हुई है तो कुछ तो सच होगा। तो बात करने पर जब समझ आया कि नहीं यार, देर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर थिंकिंग, तो फिर लेटर ऑन मैंने ऑटोमेटिकली मैं उनसे थोड़ा दूर होने लगा। कि मुझे धुनता नहीं बनना। वही कि धुनता ना हो जाता। नहीं वो बिल्कुल यार, मतलब देखो हमारा मानना ये है, जितना आप इन चीज़ों से दूर रहो तो उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। भुवन बाम का एक डायलॉग है, बचपन में भूत से और बुढ़ापे में यमदूत से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जितना डरता है अक्सर इंसान डरता है इनसे। हाँ हाँ, ऐसे होता है। वो चीज़ है। तो जैसे आपने धुंती की बात बताई, ऐसे और भी कोई फोकलोर है आपके वहाँ पे, या कुछ ऐसा कहानी हो जो आप उनसे शेयर करना चाहें पर्सनल, या फिर किसी दोस्त का हो जैसे आपने पहले बताया? हाँ, एक बड़ी प्यारी कहानी बोलूँगा कि जस्ट टू सिनेमैटिक फॉर मी, और मैं मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं उसे बिल्कुल एक मूवी की तरह देख रहा था, सुन रहा था। तो ये बात है, एक दिन हमने नाइट आउट किया था। ये रियल स्टोरी है? हाँ, ये रियल स्टोरी है। अच्छा। हाँ, ये रियल स्टोरी है, ये भोपाल की स्टोरी है। भोपाल की? हाँ। तो एक बार हमारा दोस्तों का नाइट आउट का प्लान बना, उसमें से, और अक्सर ऐसा होता है जब हम बाहर होते हैं तो ऐसी बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। ये तो है। हाँ, और अचानक से सबके पास सब अपनी अपनी पिटारे में से ऐसी ऐसी कहानियाँ निकालते हैं जो सुनकर आपको बड़ा अनरियल सा फील होता है। तो वैसे ही मुझे उस दिन हुआ। तो मेरा एक दोस्त है अनिरुद्ध करके, अनिरुद्ध अपने कज़न की एक स्टोरी बता रहा था। हाँ, और अनिरुद्ध ने भी वो चीज़ नोटिस करी। पहले मुझे लगा कि यार हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी से पता लग रहा था जब वो हमें बता रहा था। उसने बताया कि उसके कज़न जो कि अराउंड 35-40 समथिंग के होंगे। अच्छा। और वो काफ़ी ज़्यादा कूल इंसान बोल सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लोग, लेकिन वो काफ़ी चिल आदमी था। वो इतने ज़्यादा चिल थे। लेकिन एक दिन उनके घर में ये चीज़ हुई कि उनकी मम्मी पे अचानक से जैसे कुछ शी स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंज। हाँ, वो अपने हस्बैंड के साथ, यानी उनके जो कज़न है उनके पापा के साथ रूम में बैठी हुई हैं, एंड सडनली वो अपने ही नाखूनों से अपने हाथ को ऐसे स्क्रैच करने लगी। नॉर्मली जैसे हम करते हैं। लेकिन पहले लगा नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना इंटेंस हो गया कि ब्लीड होने लगा। अरे भाई साहब। और ये चीज़ जब उन्होंने देखा, पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ब्लीड होने लगा है तो डर गया अचानक से। उनका नाम था सुमित्रा। तो उन्होंने एकदम सुमित्रा ऐसे ज़ोर से चिल्लाया कि सुमित्रा,
और सुमित्रा एकदम से उनको देखने लगी और कुछ बोली नहीं। अच्छा। और उनका लुक इतना स्कैरी हो चुका था कि अंकल बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि यार ये क्या है। तो वो रूम के बाहर गए और उनके बेटे को बुलाया। उनके बेटे का नाम था मनोज। तो बोले मनोज 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 जल्दी आ। मनोज जब अंदर आया तो वो, अब जाहिर सी बात है, एक लड़का अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो डर गया, दौड़ के गया मम्मी के पास, बोले मम्मी मम्मी क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा ये वो, प्लीज़ वैसे। ये कब की बात है, मतलब जब 35 साल के थे या उनसे छोटे थे? हाँ नहीं, ये अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो ये स्टोरी मैंने 2 साल पहले सुनी थी और ये स्टोरी करीबन 5-6 साल पहले की है। हाँ, तो नियरली 7 to 8 years मान सकते। तो जब मनोज भैया अंदर गए और वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि यार मम्मी, अब देखिए एक ग्रोन अप मैन अचानक से इतना ज़्यादा डरेगा तो जब कोई सीरियस बात होगी। उन्होंने बोला मम्मी मम्मी क्या कर रहे हो ये वो, और वो एकदम से रुक गई, जैसे एक शौक सा लगा, वो रुक गई, नॉर्मल हो गई। फिर उन्होंने कुछ बात नहीं करी। हाँ एग्जैक्टली, और उन्होंने बात नहीं करी। फिर वो चुपचाप रही और सब लोग वेट कर रहे थे वो कुछ बोले, एक्सप्लेन करे कि एक हुआ क्या, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो लेट गई। हाँ, और सो गई। और सब लोग शॉक्ड कि अचानक से ऐसी चीज़ हुई और अचानक से वो सो गई। ये कैसे हो सकता है। फिर उनके जो पापा थे मनोज भाई के, उन्होंने उनके हाथ पे बोरोलिन वगैरह लगा के उन्हें वो किया, ठीक करने की कोशिश करी। अगले दिन सेम चीज़ फिर से रिपीट हुई, सेम चीज़ फिर रिपीट हुई और इस बार वो और ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रही थी और ये देख बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, बात करी, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रही थी। मतलब वो चाहती नहीं थी कोई ना रोके। हाँ, कोई उन्हें रोक रहा था तो उसमें वो अग्रेसिव हो रही होगी। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है और वो चाहती, बिकॉज अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली वो सोचेगा वो इंडिपेंडेंट है, तो वो नहीं चाहेगा ना कोई उसे रोके। हाँ, और जैसा कि हमने बात की थी कि किसी भी एंटिटी को एक सॉलिड फॉर्म चाहिए होता है। हाँ, तो मे बी शी वॉज सुमित्रा। हाँ, तो सुमित्रा जी के फिर से वही हुआ, फिर से वही खून आने लगा और अचानक से एक और बड़ी वियर्ड चीज़ थी कि हमेशा वो नाखून अपने कटे हुए रहते थे उनके। अच्छा, मतलब नाखून कटे रहते थे उनके। नाखून मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करती थी खुद को, मतलब अच्छी खासी एज होने के बाद भी शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर वेल। तो फिर भी उन्होंने, और लेकिन उस मोमेंट पे वो पता नहीं कैसे खुरेदती थी कि खून तक निकल जाता था उन्हीं वो कटे हुए नाखूनों के साथ, वेल ग्रूम्ड नाखूनों के साथ। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ भाई, थोड़ा क्या, पूरा ही मुश्किल है। हाँ फिर भी हम लोग किस प्रेशर से उन्होंने वो चीज़ की होगी कि वो स्क्रैच मतलब ब्लीड करने के लिए। और बाद में ये चीज़ हुई कि डे बाई डे चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी वियर्ड हो रही है। जैसे कि उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, वो बात कम कर रही हैं। ओके, है ना, बहुत नॉर्मल हो गई, लिमिटेड बात हो रही है। बहुत लिमिटेड बात हो गई। खाली से पानी मंगवाया, खाना मिल गया, बस इससे अलावा कोई बात ही नहीं कर रही हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे। मनोज भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था, और दोनों ही बड़े प्यारे चुलबुल बच्चे और अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन वो भी डर रहे थे क्योंकि दादी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर। हाँ, और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही है बच्चों को। एग्जैक्टली। और एक दिन ये हुआ कि बच्चा भूल चूक में उनके पास चला गया और वो पता नहीं क्या, अगेन उन पे क्या धुन चढ़ी होगी कि उन्होंने बच्चे को हिट कर दिया। अच्छा। और उसको बहुत ज़ोर से हिट किया कि वो दूर जा गिरा। और इतनी जोर से मारा? हाँ, इतनी ज़ोर से मार दिया। और मारने के बाद उन्होंने उसको ऐसे पकड़ा, और जब उसको पकड़ा तो उसके हाथ में, मतलब जो उनके जो नाखून थे वो उसके हाथ में गड़ चुके थे, इतनी टाइटली उसे पकड़ा। और ये देख उनकी जो मम्मी थी, मतलब जो मनोज भैया की जो वाइफ थी, वो जब अंदर आई और वो बहुत डर गई देख के कि यार, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनका बच्चा, तो एक जो माँ वाली फीलिंग होती है, उन्होंने झटक के दूर कर दिया उनको और वो ऐसे वहाँ से चली गई और बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने मनोज भैया को फ़ोन किया और वो लोग जल्दी से आए। दोनों लोग बाहर थे, दोनों घर के आदमी दोनों बाहर थे, तो दोनों लोग घर आए और बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि यार ऐसा ये बिहेव क्यों कर रही है, किसी को नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। आउट ऑफ नोवेयर सडनली ये स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो अंदर आए, उन्होंने बातचीत करी, उनको समझाने की कोशिश करी, सेम टू सेम रिएक्शन, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस देख रही हैं ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी ज़्यादा
क्रेजी चीज़ हो चुकी है। जो फेस कर रहे हैं उनको तो पता ही वही है। एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने उनसे बात करी लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा फील करने लगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगे बेसिकली, है ना। और जैसी बात है, घर में अगर कोई नॉर्मल सा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है तो हम पर क्या बीतती है वो हम ही जानते हैं। हाँ, और यहाँ तो अगर बीमार हुआ तो वो बिस्तर पे रहा है तो ठीक है, अब वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो हम समझ सकते हो कितना ज़्यादा डरावना और कितना ज़्यादा एक पेचीदा हो सकता है एक इंसान के लिए। और ये चीज़ और चलती रही और दवाई उन्हें दवाई दी गई, एंटी डिप्रेसेंट्स और ऐसी चीज़ें दी गई ताकि वो सो पाए। हाँ, सो पाए वो, क्योंकि मोस्टली वो रात में ही ये चीज़ करती थी। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली 2 बजे के बाद वो उठ जाती थी। नॉर्मली उनका सोने का टाइम जल्दी था, वो 9 बजे सो जाती थी, भले बाहर पार्टी चल रही हो, कुछ भी चल रही हो। हाँ, इट डजेंट मैटर, उन्हें उनको सोना है मतलब सोना है, क्योंकि उनकी थोड़ी जल्दी उठने की आदत थी। वो 4 बजे उठ के वॉक पे जाना हाँ, पसंद करती पुराने थी। लोगों का थोड़ा रहता ही है। वही तो एग्जैक्टली यही रीज़न था कि वो जल्दी सो जाती थी। लेकिन जब से वो इंसिडेंट होने लगा वो काफ़ी लेट तक जागने लगी। अच्छा। हाँ, 3-3 4-4 बजे तक सोती ही नहीं थी। अच्छा जी। हाँ, और ये चीज़ भी लोगों को मतलब उनके घर वालों को बड़ी परेशान करने लगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यार जिनके लिए कोई रूटीन जब आप सालों से फॉलो करो और अचानक से उसको चेंज कर देना। एक दिन के लिए अगर कोई अचानक से एक दिन के लिए भी रूटीन चेंज कर देता है तो उसका पूरी बुरी हालत हो जाती है। बिल्कुल वही तो। अब वो जो हेलुसिनेशन थे या जो भी वो लेडीज़ फील कर रही थी वो जानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बात नहीं कर रही थी। अब अगर वो बातचीत करती तो शायद कुछ पैटर्न समझ में आता, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद फिर ना ऐसा हुआ कि ये जो एपिसोड्स थे ये थोड़े कम ज़्यादा ऐसे होते थे। मतलब पहले स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे वो रोज़ हो रहे थे। अच्छा। हाँ, फिर 1-2 दिन छोड़कर रिपीटेड सेम चीज़ें देखने को मिल रही, वही नाखून बच्चों पे हिट कर देना या बहुत ज़्यादा एकदम से ज़ोर से बोलना, वही। तो ये सब चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर दी। फिर वन डे वो अपने रूम से बहुत तेज़ भागी बाहर की तरफ। बाहर, ओके। जो बहुत तेज़ भागी और उनके भागने के पीछे रीज़न था ये कि वो मनोज भैया के पापा से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी उनकी। अच्छा। वो उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी। अब वो भी नहीं जानते कि रीज़न क्या था एग्जैक्टली। वो अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गई कि शी स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड। और जब वो इतनी स्पीड में भागी और उन्हें ये मतलब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि दरवाज़ा पूरा खुला है कि नहीं खुला है, और वो दरवाजे से टकरा गई। और जब वो टकराई तो वो नीचे गिर गई। और यहाँ पे सबसे क्रेजी पार्ट शुरू होता है। जब वो नीचे गिरी तो सब बहुत ज़्यादा घबरा, क्योंकि आवाज़ बड़ी तेज़ की आई। वही एक इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई कि बच्चे, मनोज भैया, सब लोग बाहर आ गए। और ये भी रात की करीबन 3 बजे की बात है। जब वो टकराई वो नीचे गिरी और सब लोग डर गए। जैसी आवाज़ सुनते वो अंदर आए, उन्होंने चेक किया, वो देख रहे हैं कि उनकी पल्सेस काम नहीं कर रही हैं, उनकी नब्ज़। हाँ, और ये देख वो और ज़्यादा डर गए कि ये क्या हुआ। हाँ, डरने की बात ही है। रात के 3 बज रहे हैं, दुनिया सो रही है और ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है घर में। वही अब ये चीज़ हुई, उसके बाद सब लोग बहुत डर गए कि शायद शी इज़ नो मोर। हाँ, और फिर जब उन्हें उठाया गया, उन्हें वापस बिस्तर पर लेटाया गया, उनको उठाने की कोशिश करी, उन्हें डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन्स वगैरह दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी इज़ गॉन। मतलब वो कुछ मोमेंट का था, करीबन 1-2 घंटा वो बिल्कुल डेड थी एक तरह से। हाँ, बिल्कुल डेड थी। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी जो हार्ट बीट है, पल्सेस है, वो बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रही हैं। और सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब वो नहीं है। बट आउट ऑफ नोवेयर अचानक से 1-2 घंटे बाद वो उठ गई। अच्छा। हाँ, और उठने के जस्ट होश में आ गई। हाँ, वो एकदम होश में आई जैसे, और बहुत बड़ी ही अच्छे से बात करने लगी। हाँ, बड़ी ही अच्छे से बात करने लगी। जैसे पहले तो वो उठते ही बोलती है कि यार क्या हो गया है, सब यहाँ क्यों बैठे हो। हाँ, और सब लोग बोलते हैं कि यार कि मम्मी आपको याद नहीं है क्या क्या हो रहा है ऐसा। तो वो बोलती हैं कि क्या हो गया, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हो, क्यों परेशान हो रहे भाई तुम। वही। हाँ, फिर उन्होंने एकदम से टाइम देखो, अरे बाप रे मेरा उठने का टाइम हो गया। लेकिन
लेकिन सब बिल्कुल सोच में पड़े हुए हैं, सब ऐसा सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हो क्या ये रहा है, हो क्या रहा है, रात तक तो ऐसे बिहेव कर रहे थे, हाँ, अभी नॉर्मल है ये बिल्कुल। ठीक है या नहीं है, ये कौन बताएगा। बिल्कुल। वही। लेकिन फिर आगे जाके ये हुआ कि नेक्स्ट डे से वो बहुत ज़्यादा चिल हो गई, अचानक से बहुत ज़्यादा बातें करने लगी, जैसे पहले नेचुरल करती थी, जैसे पहले करती थी वो। पहले से भी ज़्यादा। ओके। हाँ, पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई, मतलब इतना ज़्यादा कि अब उनको उस चीज़ से डर लगने लगा है कि यार इतनी बातें क्यों कर रही हैं। चुप कैसे हो, वही, मतलब वही, ये वही। कोई बटन वटन मिल जाए जिससे चुप हो जाएंगे वही, ऐसा अगर सोच वो रहे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं, बातें कर रही हैं, पोएम्स वगैरह जो जो बेसिक जो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो चीज़ें सुन रहे हैं, उनसे उनके स्कूल की बातें सुन रही हैं, अपनी खुद की बहू के साथ जिनके साथ उनके ठीक टर्म्स नहीं थे, उनके साथ भी वो घंटों बैठे बात करने की हो। मतलब बहुत अच्छी बात कर रही है सबसे। वही वही। और वो खुद भी शौक थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी अचानक से शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट। और मनोज भी आते तो उनके साथ भी बैठती। टाइम टाइम थोड़ा लेट हो चुका था सोने का, टाइम 12-1 बज जाती थी सोने में, और उठने में भी नॉर्मली वही 7-8 बज जाती थी। ऐसा लगा जैसे रूटीन थोड़ा ठीक हो गया है वही। लेकिन जैसे कि आगे देखते हैं तो मनोज भैया कोई चीज़ भा नहीं रही थी, हाँ, हजम नहीं हो रही थी उनको ये हजम बात नहीं हो की। रही थी कि यार यार कल तक तो ऐसे हो रहा था, आज ऐसे हो रहा है। वही, मतलब वो फन लविंग थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी पहले भी। अब अचानक से ये इंसिडेंट होता है, पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, और अब जब रिटर्न में वो वापस आई हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये तीनों सिनेरियो वो एक साथ पुट नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, किसी भी वो कर भी नहीं पाएगा ना कि यार हो क्या रहा है, कल तक ऐसा था फिर ऐसा हो गया, फिर अभी नॉर्मल हो गया। तो यही चीज़ कुछ टाइम हुआ, ऐसे करते हुए 4-5 महीने बीते और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। करीबन उस इंसिडेंट के एग्जैक्टली 6.5 months अच्छा। उस दिन सुमित्रा का, सॉरी सुमित्रा बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, सुमित्रा आंटी का सुमित्रा आंटी का बर्थडे था। हाँ, और सब लोगों ने सोचा कि जब इतनी ज़्यादा वो फन लविंग हो गई है तो सब अच्छा फील करने ताकि चेंज हो जाए, फॉर द चेंज। वही वही वही। तो ऐसी चीज़ चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, सब मज़ा कर रहे थे और काफ़ी सारे गेस्ट लोग भी आए थे। लेकिन वहाँ पे एक अचानक से ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आया कि वो 12-1 बजे सोने वाली लेडीज़ अचानक से 9 बजे रूम में चली जाती है, सोने के लिए। बोलती है मेरा सर दुख रहा है, मैं जाके सो जाऊँगी। सबको लगा हो सकता है दिन भर का थकान एग्जॉशन हो गया है, ज़्यादा लोगों से मिल लिया आज तो। सुबह उठे फिर वो। सुबह वो नहीं उठी। अच्छा, मतलब और कुछ। कोई कोई बिल्कुल शांति से, सबको लगा वो आराम से सो रही हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा अभी थक गए हैं, सोने दो उनको। वैसे भी अभी जब से वो थोड़ा ठीक हुई हैं, वो उनका सोने का शेड्यूल वगैरह सब चेंज हो गया है, तो अगर वो सोना चाहती है उनको सोने दो। किसी ने बिल्कुल, उन्होंने बोला था कोई डिस्टर्ब मत करना, और एज़ यूजुअल सब ने उनकी बात मानी। लेकिन ये बात नहीं जानी ये ऐसा कुछ हो कि सकता ऐसा है, कुछ हो सकता है, क्योंकि कोई क्यों ही ऐसा सोचेगा जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। तो कुछ अच्छा चला है, बर्थडे वाले दिन कौन ऐसा सोच सकता है। वही रियली बात है। वही। तो बर्थडे बनाओ, सब गेस्ट लोग आए, सबको बुलाया और काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, सब लोगों ने खाना बनाया, सब लोग साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वही बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। रात को 12-1 बजे सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। अब ये लोग भी सोच रहे हैं कि मम्मी तो सो गई है, हम भी जाके सो जाते हैं। उन लोगों ने जाके चेक किया, उन्होंने देखा कि वो कंबल ओढ़ के सोई हुई है। बस उन्होंने इतना चेक किया और चले गए। अब जो अंकल थे वो भी उनके पास में ही सोया हुआ, लेकिन उन्होंने भी चेक नहीं किया, उनको लगा शायद डिस्टर्ब नहीं, उन्होंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करना। वही वही। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसकी स्लीप कम होती जाती है। स्लीप कम हो जाती है, बिल्कुल। छोटे बच्चों को कम से कम 13 से 14 घंटे सोना पड़ता है, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं। फिर जैसे थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तब वो 10 घंटे 12 घंटे सोते हैं। आप और हम 7 से 8 घंटे 6 घंटे इतना सोते हैं। लेकिन आप देखा हो जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं वो जो 3 बजे के उठ जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ स्लीप जो होती है वो कम होती जाती है और उनको उतनी ही स्लीप की नीड होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। हाँ, और ये कंपैरिजन है जो वो हमसे करते हैं कि यार हम इतनी जल्दी उठते हैं, तुम क्यों नहीं उठते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था कि जैसे आंटी के ऊपर आपने बताया ऐसा कुछ उनका बिहेवियर चल रहा था, तो कभी इनके फैमिली मेम्बर ने कोशिश नहीं करी किसी प्रीस्ट को दिखाने के लिए, पंडित के पास जाने के लिए, या कहीं किसी माँ साहब के पास जाने के लिए?
हाँ उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अब उसका कोई एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चला कि उनका कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया। अच्छा। या इसका बाद में एक बहुत अच्छा वो आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो जब आंटी सो रही है और अंकल सो गए वहाँ पे पास में आगे, उसके आगे भी अंकल पास में सो गए और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि चलो सो गई है, आराम से सोने दो, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, सो नहीं पा रही हैं, अब सो पा रही हैं। तो सबके मन में बड़ा एक रिलीफ सा था कि यार चलो फाइनली शी कैन स्लीप नाउ। अब वो सो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मॉर्निंग में जब वो उठे तो देखा कि सोई है, तो उनको लगा ठीक है सोने दो यार, और ऐसे करके वो लोग चले गए, सब अपना अपना काम करने लगे। और बाद में जब उन्हें पता चला कि जब उन्होंने आवाज़ लगेगी सुमित्रा सुमित्रा, और अंकल की आवाज़ बहुत पसंद भारी एकदम, सुमित्रा सुमित्रा। तो अंकल ने लगाई। हाँ लेकिन सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको लगा शायद गहरी नींद में होगी। हाँ उन्होंने फिर सोचा कि थोड़ी देर बाद जगा देंगे। काफ़ी देर हो गई, फिर उनकी जो बहू थी वो आई, उन्होंने कहा मम्मी चाय, पर मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको भी लगा शायद आज लेट उठने वाली है। फिर बच्चे आया दादी दादी करते हुए, वो उनके ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़े तो वो उनको ऐसे हिला के उठो 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 उठो, और जिसे उनको ऐसे करवट लिया, और वो एकदम से जब वो एकदम से उनका जब हेड ऐसे हुआ तो वो बच्चे एकदम से डर गए कि ये क्या हो गया अचानक से। और जब ये चीज़ करी तो वो भाग के गए और मम्मी को बोला मम्मी 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 दादी को देखो क्या हो गया। वही जब वो उनकी जो बहू है वो दादी को देखने आई, उनकी जो सास है उनको देखने आई, तो बहुत डर गई। वो भी चीख थी उनकी भी एक चीख निकल गई। वो लगा कि बाप रे ये क्या हो गया, ये मतलब ये, क्योंकि अचानक से वो सारा फ्लैशबैक उनके सामने आ गया था। लगा शायद चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली है। लेकिन जब वो चिल्लाई तो अंकल बाहर आए, सॉरी अंकल अंदर आए, और मनोज भैया को फ़ोन लगाया जो कि ऑफिस जा चुके थे। मनोज भैया को वापस घर बुलाया, जल्दी आओ मम्मी की तबीयत ख़राब है। मनोज भैया आए जल्दी, क्योंकि अचानक से उनको भी सारा फ्लैशबैक आ चुका था कि भाई ये वापस से चीज़ें हाँ, खराब हो रही हैं। क्योंकि वो कितना भी वर्स्ट हो सकता है, कुछ नहीं पता। उन्हीं को पता है कि क्या झेला है उन्होंने। एग्जैक्टली। तो जब वो घर आए उन्होंने देखा कि यार क्या हो गया है। ये तो फिर से सेम चीज़ हो रही है। सब लोग ऐसे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि यही होता है जब घर में डेथ होती है और कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। और मनोज भैया बहुत प्रिडिक्शन वहीं हो चुका था जब वो गेट पे खड़े थे कि शायद वो जा चुकी। हाँ बिल्कुल। और ये जो मोमेंट था कि यार उनका बर्थडे था, इतना ख़ास दिन था जब सब लोग इकट्ठा हुए थे, उस दिन ये चीज़ होना एक बड़ा अजीब बात थी। मनोज भैया अंदर गए, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई उन्होंने उनके पैर ऐसे किए, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आपने क्या होता है ना, जब डॉक्टर्स जो लोग होते हैं उनको पता लगाना होता है कि इंसान का शरीर ज़िंदा है या नहीं है, वो उनके पैर पे ऐसे चूटी काटते हैं या नाखून चबाते हैं ताकि उनका पैर ऐसे मूवमेंट करे। और वो करेगा मतलब हाँ कि वो अभी हैं अभी ऐसा। और ये चीज़ डॉक्टर ने उन्हें बोली थी करने के लिए, तो उन्होंने वही चीज़ उनके पैर पे ऐसे करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तुमने और ज़ोर से किया लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उसे 2-3 बार करने के बाद वो समझ चुके थे कि कुछ नहीं है अब। वो गए, उनका हाथ पकड़ा और रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोए। ये चीज़ पूरे घर वाले बहुत रो रहे हैं, सारे मेहमानों को बुलाया गया, सब लोग आए, सब लोग शॉक्ड कि यार कल तो सब कुछ ठीक था, आज ऐसा कैसे, रात में क्या हो गया। वही। अब इस चीज़ पे काफ़ी सारे लोग मनोज भैया और उनके वाइफ को वो करने लगे, दोष देने लगे कि तुमने ध्यान नहीं कि रखा, हाँ तुमसे नहीं होता। वही हाँ लोग ताने मारते ही हैं, तुमने स्ट्रेस दे दिया उनको, ध्यान नहीं रखते तुम, ये वो। एग्जैक्टली हाँ। तो यही चीज़ के होते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, परेशान हो गए। वो भी अब ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मैनिएक, है ना। वो फ्रस्ट्रेट हो गया ना, तुम लोग भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना बंदा यार। एक तो बंदा झेल रहा है सब चीज़ें, वही कि जब मैं सफ़र कर रहा था तब तुम लोग कहाँ थे, ये वो ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें बोल के वो खुद को थोड़ा शांत करते हैं। और वो बाहर चले गए और ऐसे जो भी आस पड़ोस के लोग और जैसे भी लोग आते गए धीरे धीरे। अब ये चीज़ हुई, उनका क्रियाक्रम भी करवा दिया, सब कुछ हो गया। अगले दिन तक
सब बिल्कुल फ्री हो चुका था। अब बच्चे वही थे, मनोज भैया थे, उनकी वाइफ थी, उनके पापा थे, बस उनकी माँ नहीं थी। और एक माँ की प्रेजेंस कितनी ज़रूरी होती है वो हम समझ सकते हैं। लेटर ऑन कुछ महीनों बाद उनका एक फैमिली गुरु था, वो घर आता है। अच्छा। और वो कहीं किसी तपस्या साधना के लिए गए हुए थे। तो उनका किसी से, जब भी वो जाते हैं तो किसी से उनका कांटेक्ट नहीं होता है। वो फिर आते हैं 6 महीने, साल भर, कोई भरोसा नहीं है ऐसा। तो उन्होंने, वो गए थे और उनको, वो जब भी आते थे तो वो जिन जिन को भी क्लोज मानते थे उनके घर जाते थे उनसे मिलने के लिए। अब अब उनको वो कुछ, उनको नॉर्मली ऐसे गुरुजी कह के संबोधित करते थे। गुरुजी आए और गुरुजी जैसे ही कदम अंदर रखने वाले थे उन्होंने वापस पीछे रख लिया अच्छा। और उन्होंने पूछा, सुमित्रा कहाँ है? और सब लोग एकदम से हैरान हो गए होंगे। हाँ कि अगर ये साल भर बाद आ रहे हैं, इनके पास कोई कांटेक्ट नहीं था, तो वाई ही इज आस्किंग अबाउट द सेम पर्सन हु इज गॉन राइट नाउ। तो ये चीज़ देख के वो थोड़े से शॉक्ड हो गए। फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, वो बोला कि आप अंदर तो आइए। मैंने, नहीं पहले बताओ तुम लोग क्यों, कहाँ है? तो बोलते कि वो तो 6 महीने हो गए। अब ये जो पूरा सीक्वेंस था ये पूरा 1 साल तक एक्सटेंड हुआ। 1 साल निकल गया मतलब। हाँ, 1 साल निकल गया। जब वो आए तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उनको बोला कि वो तो चले गए। तो बोले कब गए? तो बोले कि 6 महीने हो गए। आप अंदर तो आइए। जो उनको अंदर लेके आए उनसे बोला कि कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था, वो नाखून वगैरह, पूरा पूरा स्टोरी उनको डिटेल में उनको समझाया। फिर उन्होंने बोला कि वो तो 1 साल पहले ही जा चुकी है। ओके, अच्छा। यानी तुम जिसके साथ रह रहे थे, शी वॉज नॉट योर मदर। अच्छा, उनका ध्यान कितने टाइम पहले हो गया था? 1 साल पहले जा चुकी थी उनकी। ये जब सीन हुआ उसके बाद 6 महीने तक, सॉरी 6 महीने, कुछ दिनों तक चलता रहा, कुछ हफ्तों तक। हाँ, उसके बाद अचानक से नॉर्मल हो गई। फिर 5-6 महीने तक बिल्कुल सही रही, फिर अचानक से डेथ हो गई। उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद ये गुरुजी उनके घर पे पहुंचते हैं और जब वो बोलते हैं कि तुमको लग रहा है उसको जगह हुए 6 महीना हो गया है, लेकिन एक्चुअल में उसको 1 साल हो। जब वो गेट से टकराई थी। तो जब वो अंदर आए उन्होंने बोला कि वो जा चुकी थी। अब सारे घर वाले इस स्टेज पे आ चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो जा चुकी थी तो 6 महीने से हमारे साथ में रह कौन रहा था? बॉडी तो नहीं की थी। लेकिन फिर जब पैटर्न्स हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें समझ आता है कि शी वॉज नॉट लाइक दैट बिफोर। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, अच्छी थी लेकिन चिड़चिड़ी थी। अचानक से वो इतनी अच्छी हो गई। इतनी अच्छी हो गई। वो 2-3 घंटे बाद उनका सांस चली जाई, जो कि उनकी सांस बंद हो चुकी थी। उस बीच ऐसा क्या हुआ जो उनकी बॉडी में, हो सकता है कोई ऐसी सोल प्रवेश कर गई होगी जो चाहती थी बॉडी, और जो जेन्युइनली अच्छी होगी और जिन्हें फैमिली चाहिए होगी, तो वो उसके बिहाफ पे वहाँ रह रही होगी। खतरनाक स्टोरी थी यार। मतलब प्लॉट ट्विस्ट अच्छा था इसका लास्ट में ना, कि वो आंटी मतलब कोई और ही रह रहा है इसमें। हाँ, तो गुरुजी ने कोई वो रीज़न नहीं बताया उनको, फैमिली को, कि जब उन्होंने बताया कि हम, मेरी मम्मी जो है मतलब जैसे गुस्सा करने लग गई थी और ब्लडिंग कर रही थी, ऐसी एक्टिविटी कर रही थी, तो उससे रिलेटेड गुरुजी ने कुछ नहीं बताया कि भाई ऐसा क्यों कर रही थी, उस पर क्या आया था? जब उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा करती थी। तो उन्होंने उसे एक स्पिरिट वाले एंगल से बताया कि अक्सर कभी कभी इंसान की बॉडी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो एज अ रिफ्लेक्स कुछ ऐसी हरकतें करता है जो देखने में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रही होंगी। ऐसा, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी लोग नशा करते हैं, अचानक से जो नशा छोड़ते हैं तो उन्हें रिफ्लेक्स आते हैं, अचानक से सांस अटक जाती है, कभी कभी खांसी चलती है, और ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक सी बात। तो वैसे ही जब वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी
तब वो सिम्टम्स आ रहे थे. हो सकता है वो जो आत्मा है, जो एंटिटी उनके अंदर आई थी, वो रेजिस्ट कर रही हो वहाँ पे एग्जैक्टली. कि यार ये गलत जगह आ गई मैं. अच्छा प्रदीप भाई, जैसे अभी आपने स्टोरी बताई, ठीक है, काफ़ी उसमें प्लॉट ट्विस्ट था अच्छा खासा, ठीक है, और चलो जेन्युइन स्टोरी थी. अब जैसे सपोज के लिए ऑब्वियसली हम हॉरर पे भी ध्यान बहुत देते हैं और हॉरर स्टोरीज भी काफ़ी सारी सुनते हैं. अगर किसी को लिखनी हो एज अ स्टोरी टेलर जैसे आप हैं, तो आप उसको क्या सलाह देंगे या फिर कैसे आप उसको समझाएंगे कि हॉरर स्टोरीज को कैसे लिखा जाए, समझाया जाए? तो हॉरर स्टोरीज़ में बेसिकली अगर हम ऐसे ब्रॉडर सेंस में देखें तो भूत होना उसे हॉरर नहीं बनाता. फॉर एग्जांपल अभी हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि यहाँ पर एक भूत है, आपको कुछ फील नहीं होगा. पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ कोई है जिसे मैं देख सकता हूँ लेकिन आप नहीं, ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस क्रिएट होगा कि यार ऐसा क्या है जो ये देख सकते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते. और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जब हम ऐड करते हैं, मतलब आप बेसिकली आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. मेन चीज़ इतनी डरावनी नहीं है, पर जो एटमॉस्फेयर है वो आप जैसे आपने देखा होगा कि हॉरर मूवीज़ जो होती हैं उसमें एक 19 डेसिबल का साउंड यूज़ किया जाता है. नॉर्मल जो ह्यूमन है वो 20 डेसिबल तक की आवाज़ सुन पाता. अभी मैं बात कर रहा हूँ ये 20 डेसिबल या उससे ऊपर की हो सकती है, क्योंकि अगर 19 भी होगी तो आप नहीं सुन पाएंगे. और इसको इंफ्रा साउंड कहते हैं. हाँ, और इंफ्रा साउंड को यूज़ किया जाता है हॉरर मूवीज़ में, स्पेशली जब आप देखें जब कोई रात को अकेले कमरे किसी रास्ते पे चल रहा है, उस टाइम पे वो 19 डेसिबल वाला म्यूज़िक शुरू होता है. वो सुनाई नहीं देता है, सबकॉन्शियसली स्टोर्ड हो जाता है. वो सुनाई नहीं देता है, लेकिन आप उसको सेंस करते हो. इसीलिए हॉरर मूवीज़ में बहुत नॉर्मल से सीन भी डरावने महसूस होते हैं. ऐसा तो वो आप सुन नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हैं. यही चीज़ जो थ्रिलर्स होती हैं या साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है ताकि इंसान को और ज़्यादा एंगेज किया जाए और उन्हें वो चीज़ सिर्फ दिखाई नहीं जाए, फील कराई जाए. क्योंकि अगर उस सीन में कुछ है ही नहीं तो आप क्या दिखाओगे. लेकिन आप एक एटमॉस्फेयर दिखा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि कोई है जो मैं देख सकता हूँ लेकिन आप नहीं देख सकते. वैसे ही मैंने कहा कि एक अंधेरी रात में एक लड़का एक रास्ते पे जा रहा है, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और अक्सर रातों में पेड़ आसमान को छुपा लेते हैं. जब आसमान को छुपा लिया तो जाहिर सी बात, अब आसमान दिख ही नहीं रहा तो और ज़्यादा डार्कनेस हो गई. तो वैसे ही जब उसमें चल रहा है तो स्लो चल रहा है. अब मैंने कहा कि वो लड़का चल रहा है और उसके पास एक टॉर्च है, लेकिन उस टॉर्च में सिर्फ 3% बैटरी है. वो बैटरी सिर्फ 16 कदम तक चल पाएगी, लेकिन 15वें कदम पे उसे घास में से किसी की आवाज़ आ रही है. ओके. अब वो एक कदम पीछे मुड़ेगा या नहीं. तो इस तरीके से ये चीज़ हम स्टोरी टेलिंग में डालते हैं. एग्जैक्टली. ओके, मतलब लेट देम प्रेडिक्ट. ठीक है. हाँ, ये काफ़ी एक सीखने की सिनेरियो चीज़ है. बनाओ और फिर जब वो सुनेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं, जैसे मेरी एक स्टोरी है नॉक नॉक वाली. अब नॉक नॉक के अंदर एक लड़का है. स्टोरी सुनाओ फिर. ये स्टोरी सुना दो. हाँ, अगर पब्लिश्ड है हाँ मैंने वो डाल रखी है उस तो पर. फिर तो सुना दो. जब आप बताएंगे आप खैर बहुत छोटी है नहीं, छोटी चलेगी. लेकिन ये बहुत ओपन एंडिंग वाली है. तो चलो आपको सुना ऐसा- सुना कोई. सो इट्स अ फिक्शनल स्टोरी जो मैंने लिखी थी. अब मेन तो क्या उसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक नॉक नॉक वाला एक्चुअल में सब ऐड किया ना, तो वो बहुत ज़्यादा मस्त लगती है सुनने में. और स्पेशली आप जब लगा के सुन रहे हो. कोई नहीं, हम एक काम करेंगे, पहले इनसे स्टोरी सुनते हैं, फिर इनकी स्टोरी हम निकाल के इनसे लेके अपने इस चैनल पे लगा देंगे. ठीक है, कॉपीराइट मत मारना बस. अरे नहीं तो उसमें ऐसा होता है कि एक लड़का है रोहन. उसके अब ये मत सोचना ये रोहन वो रोहन सब ऐसा मिक्स हो गया. नहीं, ये रोहन अलग है. ये मेरी कहानी का पात्र है. वो रात को अपने घर पे अकेला था. सब लोग पार्टी में गए थे, लेकिन उसका मन नहीं था जाने का. उसने सोचा कि नहीं यार मैं घर पे रखूँगा. और आपको तो पता ही है हम लड़के हमेशा घर में अकेले रहने का मौका ढूंढते हैं. तो वैसे ही उसने ये सोचा कि वो घर पे रुकेगा. उसने खाना ना खाया और वो आराम से बैठा हुआ था. और उस रात घर वाले कोई आने नहीं वाले थे. और ये सीन था कि वो 2-3 दिन बाद का उनका आने का प्लान था. अब रोहित अकेला बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है. फिर बहुत देर हो गई, उसने टीवी बंद कर दी, फ़ोन चलाने लगा और ऐसे ही उसका टाइम पास चल रहा है. और हमें ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमारे साथ जब हम रात को इंटेंशनली नहीं सोते,
क्योंकि हमको लगता है यार ये रात ख़त्म हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना, सो तो हम सुबह लेंगे। लेकिन हाँ, ये रियल बात है। और जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग रात में बैठे बात कर रहे हैं, तो बात कभी कभी बातें इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। हाँ, वक्त का पता ही नहीं चलता। वक्त का पता ही नहीं चलता, हमारा मन नहीं करता छोड़ने। एग्जैक्टली तो वैसे ही वो सोच रहा था कि यार इतना शांति वाला माहौल है और मैं इसको फील करना चाहता हूँ। तो वो अकेला से सोफे पे बैठा हुआ, उसने म्यूज़िक लगाया, म्यूज़िक पुरानी गज़लें वगैरह सुन रहा होगा। अचानक से उसे नॉक करने की आवाज़। नॉक नॉक की आवाज़ आती है और वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। और ये बात होती है रात की 11 साढ़े 11 बजे की। ओके। और जाहिर सी बात है, रात को 11:30 बजे कौन ही आएगा घर पे, और स्पेशली जब वो अकेला है तो किसी आने का क्या ही चांस बनता है। सही बात है। वो बाहर जाता है, वो उस होल में से बाहर दिखता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। उसको लगता है शायद बच्चों की शरारत होगी, कोई परेशान कर रहा होगा। फिर 11:30 बजे बच्चों की शरारत। तो वापस जाके लेट जाता है, सोचता है छोड़ो यार क्या है, ऐसे करके। कुछ ही देर बाद फिर से वापस नॉक नॉक होता है। इस बार थोड़ा और ज़्यादा इंटेंस होता है, ओके। इतना, और वो एकदम से घबरा जाता है और वो फुल स्पीड में दौड़ के जाता है देखने के लिए कि अब तो मैं पकड़ लूँगा कौन होगा। जब वो बाहर जाके देखता है तो कोई नहीं आता। अच्छा। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर देखता है। जब वो बाहर देख रहा होता है तो बाहर कोई नहीं है, बाहर सिर्फ हवा चल रही है। हवा चल रही है, घास की आवाज़ है और कोई नहीं है। अब वो सोच रहा है चलो कोई नहीं है तो, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका था कि यार अगर कोई नहीं है तो फिर, हाँ, और वो यही सोच में वो वहीं बाहर देख रहा था। हाँ, उसके बाद वो सोचता चलो ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। उसने दरवाज़ा लगा दिया। हाँ, दरवाज़ा लगाया, लेकिन दरवाज़ा धीरे से लगा, हाँ, ऐसे करके। फिर जब वो अंदर गया उसने लॉक वॉक किया और फिर से उसे लगा कि नॉक नॉक होने वाला है, तो वो पहले से जाके खड़ा हो गया कि मैं देखूंगा इस बार क्या है। फिर जब वो फिर से नॉक नॉक होता है, लेकिन इस बार नॉक नॉक थोड़ा डिफरेंट था कि नॉक नॉक उसको उसके कमरे से आ रहा था। अच्छा, मतलब वो बाहर खड़ा है, मतलब इस बार वो बाहर वाले गेट पे खड़ा है तो उसे अंदर से नॉक नॉक की आवाज़ आ रही है। फिर अगले दिन पुलिस की रिपोर्ट में लिखा होता है कि विक्टिम ने दरवाज़ा खुद खोला था। और बस रिपोर्ट आती है, ही इज़ नो मोर। और मुझे ऐसा लगता है कि उस बीच जब वो बाहर देख रहा था और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थॉट में गुम हो गया, उस बीच शायद कोई एंटर किया हो, या फिर मतलब कोई एंटर किया हो, मतलब कोई भी कोई एंटिटी हो सकती है, रॉबर हो सकता है, किलर हो सकता है। वही। और जब वो अंदर से नॉक हुआ और उसको रियलाइज़ हो गया कि अब वो फंस चुका है, और स्टोरी एंड हो जाती है। विचित्र स्टोरी थी, मतलब रोहन के लिए जो रोहित है उसमें, कि ये क्या है, क्यों हो गया उसके साथ ऐसा। इसीलिए कहते हैं रात को तो गेट खुलना ही चाहिए 11 बजे के बाद, कोई भी है। बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। रात के टाइम तो आप मतलब आप भी होटल पे अकेले रुके हो। जैसा कि आप बता रहे थे कि मतलब आप 3-4 दोस्त एक बार ट्रैवल कर रहे थे और अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे। जैसे आपने अपने फ्रेंड का बताया कि उसने मनोज भैया वाली स्टोरी बताई है, तो क्या और भी कोई दोस्त था जिसने मतलब इस तरह का कुछ अपनी स्टोरी बताई हो अपने से रिलेटेड या अपनी फैमिली से रिलेटेड? कोई ध्यान में आ रहा है, कुछ याद आ रहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है तो प्लीज़ शेयर कीजिए कुछ अगर याद है तो आपको। हाँ, एक लड़का है जिसका नाम है शुभम। अच्छा, ये फ्रेंड था आपका साथ में? हाँ, एक कॉमन फ्रेंड मान सकते हैं। अब आयरनी ये थी कि वो मेरे घर के पास में ही रहता है। अब देखा जाता हम पड़ोसी भी थे। काफ़ी समय से मैंने शुभम को देखा था। शुभम वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट और काफ़ी ज़्यादा एक आइडियल चाइल्ड बोल सकते हैं। अच्छा। पड़ोस में ही उसके अंकल रहते थे, दोनों का घर सेम था। हाँ, पार्टीशन था, मतलब एक राइट साइड पे उसके अंकल रहते थे, लेफ्ट साइड पे वो लोग रहते थे। अब उसके अंकल को कभी कभी उसके अंकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, लेकिन उनमें फेक प्राइड बहुत ज़्यादा था चीज़ों को लेके। मैं ऐसा, मैं वैसा, ये वो, मेरा ऐसा होना चाहिए, और हमेशा दूसरों की बुराई के बारे में सोचते थे, लेकिन खुद के बारे में खुद को हमेशा विक्टिमाइज़ करते थे कि नहीं मैं अच्छा हूँ ऐसे करके, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा।
लेकिन कभी उन्होंने खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखा। उनकी तीन बेटियां थी और शुभम बेटा नहीं था नहीं, कोई? नहीं। ओके, 3 लड़के उनकी लड़के। 3 बेटियां थी अच्छा। और शुभम और ये लोग भी 3 भाई बहन थे। 2 बेटियां थी और 1 बेटा था। ठीक है। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं उसके अंकल को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, अच्छा, क्योंकि वो भी एक बेटे की आस रखते थे। उन पे बेटा नहीं था। वही। हाँ। तो उनका खुद का कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग सी थी शुभम को लेके। उनको लगता था कि नहीं यार, काश मेरा एक बेटा होता। मेरा भी एक लड़का जैसे- होता, सही बात है। वही। हाँ, हो ही जाता है। वही, लेकिन बेटा नहीं हुआ। नहीं हुआ, ऊपर वाले को जो मंजूर था, एग्जैक्टली। जितना बारूद में दम था। तो शुभम को लेके हमेशा से वो ऐसे कॉन्शियस रहते थे जब भी वो शुभम दिखता था। और बचपन में तो बच्चे कैसे ही रहते हैं यार, उनको थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है कि उनके कोई भी परिवार वाले कैसे हैं, वो तो दौड़ के चले जाएंगे। अब शुभम ना बहुत अच्छा पढ़ता था, तो शुभम ने उन्हें बचपन में हम टेबल्स वगैरह पढ़ते थे, तो उनकी जो बेटी थी उसको वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, और जिसका जो क्रच था वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। हाँ। यार ये पढ़ने में भी अच्छा है और मेरे पास भी नहीं है। तो ये चीज़ उनको और ज़्यादा हर्ट करती थी। तो उन्होंने कई बार अपनी ही बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा, मारा भी, वायलेंस भी, क्योंकि जो पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। अब तो शुभम बड़ा हो चुका है और काफ़ी अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन तब की बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए अपने ही बच्चों पे कि यार शुभम जो है, हाउ ही इज़ लाइक दैट, बाय माई किड्स आर नॉट लाइक हिम, ऐसा। तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट करती थी। और शुभम बहुत ज़्यादा एकदम बिना सोचे समझे उनके पास जाता, उनको बोला कि आज मैंने ये सीखा, मैं बताता हूँ उनको, ऐसे सुना वो देता तो हूँ। वो तो अब अंकल मानता ना उनको। वही। उसको तो ये कि मेरे अंकल जी हैं ये। एग्जैक्टली। जी। तो जब उन्हें वो सुनाता था तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आता था, और वही गुस्सा उनके घर में निकलता था, अपनी लड़कियों पे। अपनी लड़कियों पे, अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती। वो कहीं ना कहीं शुभम उनकी आंखों में छुप रहा था। अच्छा, फिर? और शुभम जो था वो, उसके मन में किसी के लिए की कोई ग्रज नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था। मैंने बताया ना, जैसे एक आइडियल चाइल्ड होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी इंसान है, आप या मैं, कोई भी हो, अगर हमारा कोई बच्चा हो कभी, तो वो शुभम की तरह होना चाहिए। वो इतना स्वीट लड़का था जिसको सब पसंद करते हैं, जो सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। लेकिन शायद कभी कभी इंसान को रिस्पेक्टफुली बात करना, उसका अच्छा होना, उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। और उसके साथ भी वही हुआ। उसके अंकल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसकी जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं वो पसंद नहीं आती थी। उन्हें गुस्सा आता था कि ये क्यों है, ऐसा है। हाँ, एक दिन अचानक से एक दिन जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था, और इंटेंशनली उसके अंकल ने उसे धक्का दे दिया, धक्का मार दिया। हाँ। अरे भाई साहब। और उसका पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया। ओहो, कितना बड़ा होगा उस समय शुभम? उस टाइम पे वो 13-14 साल का रहा अच्छा, होगा। 13-14 साल का। हाँ। ओके। उस टाइम पे 13-14 साल का रहा होगा। वो लोग उन्हीं की छत पे सब खेल रहे थे, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या सूझा कि उन्होंने एक बच्चे के साथ ऐसे करने की कोशिश की। उन्होंने जस्ट उसको टच किया, लेकिन वो, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्लिप हो गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। काफ़ी दिनों तक शुभम चलने में दिक्कत हुई, और इस वजह से ना उसकी जो पढ़ाई थी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा, क्योंकि अब अचानक से एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, और आपने देखा होगा जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होती है चीज़ें, अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो। और जो कम मार्क्स वाले होते हैं मेरे जैसे, वो तो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो जब वो सीढ़ियों से गिरा तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और काफ़ी दिनों तक वो स्कूल नहीं जा पाया, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और उन्होंने ऐसा शो किया जैसे उन्हें बहुत फील हो रहा है। अच्छा। और शुभम को शक था कि उन्होंने कुछ किया था जिसके बाद में गिरा, लेकिन इन रियलिटी वो ये चीज़ साबित नहीं कर सकता था। उसके मन में थी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत आइडियलिस्टिक था, तो वो ये सोचता था कि शायद गलत होगा किसी पर ब्लेम करना, हो सकता है मैं मेरी ही गलती से गिरा हूँ। लेकिन लेकिन धीरे धीरे उसको लगा, नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होने लगा है डेली। अब जब वो ठीक हुआ, ठीक होने के जस्ट कुछ टाइम बाद वो फिर से गिर गया। 2 बार उसके साथ सेम एक्सीडेंट हुआ। जो दूसरी बार गिरा तब भी अंकल थे आसपास? नहीं, उस टाइम पे वो अकेला था। ओके। हाँ, उस टाइम वो अकेला था। नॉर्मली जब, मतलब वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। हाँ,
तो वो इतना केपेबल हो गया था कि वो खुद से चढ़ पा रहा था। अब पता नहीं कैसे उसका, जैसे काफ़ी देर बैठने के बाद आपका पैर सुन्न पड़ जाता है, वैसे ही शायद उसका पैर सुन्न पड़ गया होगा, उसको रियलाइजेशन नहीं होगा इस चीज़ का। अचानक से उसने पैर रखा तो पैर एकदम से मुड़ा और वो नीचे गिर गया। ठीक है। और सभी लोगों को बड़ी आशंका हुई कि यार इतना अच्छा लड़का अचानक से इसके साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ। तो फिर उन्होंने, जैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलती है तो हम किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जो इन सब चीज़ों का जानकार होता है। हाँ। उनकी फैमिली में भी कोई थे जो तंत्र विद्या और ऐसी चीज़ों में थे। उन्होंने उनसे पूछा कि, उनका नाम था राकेश। तो राकेश भैया बहुत साल पहले से तंत्र विद्या में आए थे और ऐसा कहते थे कि उनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी हैं और बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे हैं। और एक और चीज़ मैंने इस चीज़ की नोटिस करी कि जो भी लोग तंत्र विद्या और इन सब चीज़ों में होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर तंत्र विद्या वाले लोग दूर दराज कहीं गाँव में या किसी जंगल में जाके ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कहा जाता है कि अगर वो चीज़ वो अपनी फैमिली के आसपास रह के करेंगे तो वो चीज़, फैमिली पे इफेक्ट कर सकती है। हाँ, जो उसकी नेगेटिविटी है वो उनकी फैमिली पे अफेक्ट कर सकती है। और इसी वजह से वो काफ़ी समय अकेले भी रहे और आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे उनकी नज़र में। जब उनसे पूछा कि यार राकेश भैया क्या हो रहा है इसके साथ, तो राकेश भैया ने उसे बुलाया, उसे बिठाया, बात करी उससे। और उसने बोला कि उन्होंने ये तो समझ लिया था कि उन्होंने ये तो समझ लिया था कि शुभम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुभम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शुभम के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर इंसान है। उनको नेगेटिव कुछ फील हो रहा होगा, शुभम को देख के नेगेटिव फील हो रहा होगा। उन्होंने शुभम का हाथ लिया और उसके हाथ को ऐसे प्रेस करने लगे। और अब सब जब देखने वाले उन्हें कभी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हो सकता है वो उनका तरीका हो ये चीज़ जानने का। हाथ प्रेस किया और उन्होंने कुछ फील किया और उन्होंने बोला कि नहीं, देयर इज समथिंग जो आपके आसपास ही है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब जो शुभम के पापा है, अब जाहिर सी बात है वो उनका भाई है, कल तो उस पर शक कैसे कर सकते हैं। लेकिन शुभम को और उसकी मम्मी को दोनों को शक था कि यार शायद ये कुछ कर रहे हैं। खैर शुभम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करते हैं या ऐसी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोचने लग जाते हैं। तो यही सोच उसकी थी, उसको लगता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन जब उन्होंने बात करी, समझाया कि नहीं यार ये कोई आसपास का बंदा है, अभी मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको बताऊँगा, कुछ ऐसा रिचुअल करने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन वो है। पैर खुद भी शोर है ना। वही, ये अभी एक एस्टिमेशन है कि हाँ ये व्यक्ति हो सकता है, और बिना सोचे अगर हम किसी को ब्लेम कर भी देंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ दिन वेट किया और कोई ऐसा पर्टिकुलर शनिवार का दिन था जिस दिन उन्होंने कोई पूजा वूजा करी। उसके बाद उन्होंने बताया कि यार ये जो इंसान है वो आपके पड़ोस में रहता है। जैसे ही उन्होंने बोला कि वो आपके पास में ही है, आपके पड़ोस में ही है, और सब लोग बड़े कॉन्शियस हो गए कि क्या ये अंकल ही है। हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है उसके जो पापा हैं वो उसके खिलाफ थे। उन्हें लगा नहीं है मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा भाई तुम लोगों को बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। एक टिपिकल फादर मेंटालिटी जो रहती है, एग्जैक्टली वही, और हम भी वही चीज़ करेंगे ऑब्वियसली इन फ्यूचर। तो जब उनसे कहा तो उन्होंने नहीं माना कि यार नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं वही इंसान है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा ऐसा। फिर राकेश भैया को कहा गया कि आप उनसे बात करो, लेकिन वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा यार दिस इज़ योर फैमिली मैटर, मैं नहीं बोल सकता। अब ये जो बात है ये आपको, अब मैं कुछ ऐसा भी नहीं कर सकता कि उनके साथ मैं कुछ गलत कर दूँ। तो यहाँ पे हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हमको इनको इससे दूर करना पड़ेगा। हाँ। हम इसको इनके आसपास नहीं रख सकते, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो वो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, और ये चीज़ जितनी नज़दीक होगी वो उतनी स्ट्रांग होगी। हाँ, तो फिर राकेश भाई ने एक और चीज़ रिवील करी कि हो सकता है कि उनके पास आपके नाखून हो। बच्चे के? हाँ, शुभम के नाखून हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि
ये जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा इसमें बाल का, नाखून का, ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो इसी वजह से नॉर्मली फीमेल्स में अपन बाल देखते हैं और मेल्स में नाखून वगैरह जो भी चीज़ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन उन्होंने बोला कि उसके पास नाखून है आपके। और ये काफ़ी दिनों तक वो इस चीज़ में सोचते रहे कि यार सच में है या नहीं है। लेकिन जब राकेश भाई ने बोला कि यार है तो सही, अब वो तुम्हारा सीन है, तुम कैसे देखोगे? हाँ, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा कि आप लोग की बात हो जाए, ऐसा। तो फिर इन लोगों ने डायरेक्टली जाके उनसे बात करना शुरू कर दिया। उसकी जो मम्मी थी, शुभम की मम्मी बहुत ज़्यादा क्या बोले, स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। ओके। तो वो तो चढ़ गई कि यार मेरे बेटे का ऐसा कर दिया आपने, ऐसा करके कि ज़िंदगी भर परेशान किया, अभी परेशान कर रहे हो, ऐसे। वो एक दो पुराने ट्रॉमा और ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। उन्होंने उनको बोला और उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि नहीं यार, हो ही नहीं सकता, मैं क्यों करूँगा ऐसा, मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा है ये, मैं क्यों मेरे करूँगा बच्चे नहीं गए, तुम्हारे बच्चे हाँ, गए, कैसे बात कर रहे हो, ऐसे तो बोलते हैं लोग। वही। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम नहीं किया है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई है नहीं जो मेरे बच्चे से नफरत करता है। हाँ। और जैसे ही वो चीज़ बोली, वो एकदम से चुप हो गए, जैसे उन्हें कोई सच बोल दिया हो। और सब लोग स्टॉप हो गए। उनको वो देखने चुप लगे। इसलिए हो गए क्योंकि उनके दिल में चोट था। उनके दिल में चोट था, एग्जैक्टली। तो जब उनसे ये चीज़ बोली गई तो वो एकदम चुप हो गए। वो एकदम से ऐसे आसपास देखने लगे। और जैसे ही वो आसपास देखने लगे, सब लोगों को लगा कि यार बात सही है, यही वो इंसान है। कुछ दिनों तक उनने कुछ नहीं बोला। वो नॉर्मली वो स्कूल जाते थे पढ़ाने के लिए। उसके जो अंकल थे वो स्कूल जाते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसके 1 वीक तक स्कूल नहीं गए। हो सकता है उनको जो डिप्रेशन फील हुआ हो या ऐसी चीज़ की, यार मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर दी, इतना भी नहीं करना चाहिए था। करीबन 1 हफ्ते बाद अंकल आते हैं और शुभम के पास बैठ कर रोने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। शुभम को पता नहीं। और शुभम, जैसा मैंने बताया था कि उसे घर से दूर भेज दिया गया था, तो उसे किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दिया गया था और उसे 5-6 दिन बाद घर लाए थे। और एग्जैक्टली उसी दिन जैसे ही वो आया, उनके पैर पे गिरे, उन्होंने माफ़ी मांगा कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे साथ, है ना, मुझे माफ़ कर दे, ऐसे बिल्कुल पैर पकड़ के जैसे बड़ों के करते हैं। और फिर उसने बोला कि अंकल ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे करके। फिर उसके पापा और ये सब लोग आ गए और उन्होंने बोला कि जो हो गया वो हो गया, ऐसे करके उस चीज़ को वहीं ख़त्म किया। उसके बाद अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गए मेरे हिसाब से। अपने बच्चों से ज़्यादा वो उसका ख्याल रखने लगे। एक सडन रियलाइजेशन ने उनकी पूरी लाइफ जो थी और पूरी जो मेंटालिटी थी वो चेंज कर दी थी। अब इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है। शुभम हम सेम एज के हैं, हाँ। तो शुभम भी आईटी में काम करता है। अभी फ़िलहाल वो बेंगलोर में है, हाँ। वो काफ़ी अच्छा पैकेज और काफ़ी अच्छी लाइफ बता रहा है, शादी भी हो गई है, सब बिल्कुल बढ़िया। लेकिन जब भी मेरी उससे बातचीत होती है तो वो ये बोलता है कि यार वो जो समय था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा समय कहीं भूला जाता है जब इतनी सब चीज़ें हो जाती हैं इंसान की। एग्जैक्टली। जेलेसी में लोग क्या क्या करते हैं, वही पिक्चर डार्क साइकोलॉजी जो हमने शुरू करा था ना, हाँ, बात सारी घूम के लूप हो गया। तो प्रदीप भाई, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने हमारे साथ पॉडकास्ट किया और बहुत अच्छा पॉडकास्ट हमारा आपके साथ हुआ। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बस थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को कह दीजिए कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। शुक्रिया जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन फील हुआ आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा ये अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन।